नमस्कार, स्वागत है आपका सत्ता में। शुरुआत सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें, दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज पहले आपको उस जम्मू कश्मीर लेकर चलेंगे जो पिछले 80 घंटे में 3 आतंकी हमलों का गवाह बन चुका है। लेकिन सवाल है, आखिर आतंकी जम्मू कश्मीर को लेकर इतना बौखलाए हुए क्यों हैं? इसका जवाब आज हम आपको सत्ता में 5 तस्वीरों और 5 तथ्यों से देने वाले हैं। फिर राहुल गांधी का सीट वाला धर्म संकट दिखाएंगे, जिसमें प्रियंका गांधी को लेकर कुछ दिलचस्प संकेत दिए गए हैं। राहुल ने वायनाड की जनता से आज जो कुछ कहा उसे लेकर सवाल है, क्या प्रियंका को रायबरेली से चुनाव लड़ाने की कोई तैयारी है? फिर आपको 400 पार वाला सत्ता का कलेश दिखाएंगे, जो इस वक्त फिलहाल एनडीए में शुरू होता दिखाई दे रहा है। और इसकी वजह है एकनाथ शिंदे का बयान, जिन्होंने कहा कि 400 पार के नारे से बीजेपी को नुकसान हुआ और विपक्ष इस पर झूठा नैरेटिव बनाने में कामयाब रहा। इस खबर में बहुत सी सियासी चिंगारियां भी हैं। आज से आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की सत्ता आ गई है। आज उन्होंने चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इसके अलावा पवन कल्याण को डिप्टी सीएम बनाया गया। लेकिन इस शपथ ग्रहण से पीएम मोदी की भी एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई है, वो आपको जरूर देखनी चाहिए। आंध्र प्रदेश के अलावा आज ओडिशा को भी नया मुख्यमंत्री मिल गया। नाम है मोहन चरण मांझी, जो ओडिशा के 15वें मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा केवी सिंह देव और प्रभाती परिदा ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। यह पहला मौका है जब ओडिशा में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है। आज सत्ता में एक दिलचस्प खबर पाकिस्तान से भी आई है, जहां भारत के लिए जीत की दुआएं हो रही हैं और बाकायदा उसके वीडियो भी आ गए हैं। आज T20 वर्ल्ड कप में भारत का मुकाबला अमेरिका से होने वाला है। इसे लेकर क्यों पाकिस्तान की सांसें अटकी हुई हैं, यह तो देखना बनता है। और एक दर्दनाक खबर कुवैत से है, जहां एक बिल्डिंग में आग लगने से 40 भारतीयों की मौत हो गई। 30 से ज्यादा भारतीय अस्पताल में भर्ती हैं। इस हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जाहिर किया है और कहा है कि कुवैत के हालात पर भारतीय दूतावास नजर बनाए हुए है। लेकिन अब हम बात करते हैं एक अलग खबर की। ध्यान से देखिएगा, हम बात कर रहे हैं उस आतंकी जिससे पूरा जम्मू कश्मीर परेशान है। जम्मू कश्मीर को लेकर यह खबर आई है, जहां पर आतंकी ऐसा लगता है बौखलाए हुए हैं। और इसका सबूत जम्मू कश्मीर में लगातार 3 आतंकी हमले जो सिर्फ पिछले 80 घंटे के अंदर हुए। आतंकियों ने रियासी के बाद डोडा, कठुआ में भी आतंकी हमला किया है। अब तक हुए इन 3 हमलों में 9 लोगों की मौत हो चुकी है। जब रियासी में आतंकियों ने बस पर हमला किया था, इसके अलावा कठुआ में हुए आतंकी हमले में 1 जवान शहीद हुआ है। डोडा में जो हमला हुआ है उसमें 5 जवान घायल हो गए। हालांकि सुरक्षा बलों ने कठुआ में 2 आतंकियों को भी मार गिराया है। लेकिन लगातार इन हमलों को लेकर जो सवाल उठ रहा है, आखिर जम्मू अचानक से आतंकियों के टारगेट पर क्यों आ गया? पिछले कुछ दिनों में आतंकियों ने जम्मू पर इतने हमले तेज क्यों कर दिए? तो इसका जवाब असल में 5 तस्वीरों और तथ्यों में है, जो आतंकियों को बहुत जोर से चुभे हैं। इनमें सबसे पहली तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी की है, जिन्होंने तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है और आतंकी इससे बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। इसके अलावा दूसरी तस्वीर जम्मू कश्मीर की है, जहां अब गणतंत्र की जगह लोकतंत्र की वापसी हो रही है और इसके सबूत हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में देखने को मिल चुके हैं। तीसरी तस्वीर बारामूला की है, जो कभी आतंकियों का फेवरेट स्पॉट हुआ करता था, लेकिन इस बार उसी बारामूला में 40 साल बाद रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। यानी जम्मू कश्मीर में जिस तरह से राजनीतिक हवा बदल रही है, आतंकी उससे भी बौखलाए हुए हैं। आतंकियों ने यह भी देखा है कि कैसे यहां 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा। यानी जम्मू कश्मीर अब बदल रहा है, उसकी सोच बदल रही है और यह बात आतंकियों को परेशान कर रही है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में जिस तरह से चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुए हैं, वो भी आतंकियों की आंखों में बहुत ज्यादा चुभा है। अब हम आपको आतंकियों की बौखलाहट की एक बड़ी वजह दिखाते हैं, और यह है जम्मू कश्मीर में हुई वोटिंग का ट्रेंड। जम्मू की 5 लोकसभा सीटों पर इस बार कुल मिलाकर 58.46% वोटिंग हुई है। इसमें श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग, राजौरी, उधमपुर और जम्मू शामिल है। इसके अलावा कश्मीर के सिर्फ 3 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहां 50% से ज्यादा वोट पड़े हैं। यानी जिस कश्मीर में कभी आतंकियों की गणतंत्र का जिक्र होता था, वहां अब लोकतंत्र की चर्चा हो रही है और आतंकी इस बात को लेकर डरे हुए हैं और उन्हें लग रहा है कि अगर यही ट्रेंड जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी दिखा तो यह सबूत होगा लोकतंत्र पर जनता का भरोसा मजबूत हुआ है। आतंकियों को कश्मीर में लोकल सपोर्ट मिलना बंद होगा और जम्मू कश्मीर में आतंकियों को वैचारिक समर्थन मिलना भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए अब आतंकी बंदूक के दम पर जम्मू में अपना एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं, खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू में हुए 80 घंटे में
3 आतंकी हमलों की अगर बात करें तो ध्यान से देखिए, तो उनका पहला टारगेट रियासी था, जब उन्होंने वैष्णो देवी के भक्तों से भरी बस पर गोलियां चलाई थी और इस हमले में 40 लोग मारे गए थे। इसके बाद कठुआ में भी आतंकी हमला किया गया, जहां आतंकियों ने एक घर में पानी मांगने के बहाने एंट्री की और गोली मार दी। इसके बाद पुलिस से मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 आतंकी मार दिए गए, जबकि एक जवान शहीद हो गया। और इसके अलावा आतंकियों ने डोडा में चेकपोस्ट पर फायरिंग की, जिसमें 5 जवान घायल हो गए। लेकिन कठुआ में मारे गए आतंकियों के पास से सुरक्षा बलों को जो सामान मिला है उससे एक बार फिर यह साबित हो गया है कि आतंक के इस सामान का स्पॉन्सर पाकिस्तान है। और उसकी वजह देखिए, आतंकियों के पास से क्या क्या मिला है वो दिखाते हैं, ध्यान से देखिए। 30 राउंड वाली 3 मैगजीन मिली, 24 राउंड वाली एक मैगजीन पॉलिथीन में रखी, ये देखिए। 75 गोलियां, 3 जिंदा हैंड ग्रेनेड, 1 लाख रुपए, जिसमें 200 और 500 के नोट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी चॉकलेट, सूखे चने का पैकेट, चपाती, पाकिस्तान में बनी दवाएं और इंजेक्शन भी आतंकियों के पास से मिले। इसके अलावा A4 बैटरी, ये देखिए A4 बैटरी के पैकेट भी यहां पर मिले। ये देखिए सूखे चने वहां पर हमने आपको दिखाए, पाकिस्तान से भारत लाए गए थे। अब इन हमलों को लेकर कठुआ के हीरानगर में चल रहा 15 घंटे से ऑपरेशन अब आखिरकार समाप्त हो चुका है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है और सुरक्षा बलों ने दोनों आतंकियों को ढेर किया है। जो ये ऑपरेशन था ये काफ़ी समय तक चला, तो इस इलाके में हमने अभी और भी आतंकवादियों की छिपे होने की सूचना मिल सकती है, तो अभी ऑपरेशन फॉर्मली कॉल ऑफ नहीं किया। 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है और अभी सर्च ऑपरेशन इलाके में चल रहा है। देखा तो 2 लड़के घूम रहे थे 24-25 साल के, उनके काले कपड़े से ड्रेस पहनी थी, बैग था, राइफल थी AK-47, बस। वो 2 मिनट का फासला पड़ा, लोग अंदर घुस गए, भागे। जब पता चला दुकानें बंद करवा दी, गाड़ी वाले बंद करवा दी जो इधर से जा रहे थे। मैं आगे भाग आया, फिर 2 मिनट बाद उन्होंने उधर फायरिंग शुरू कर दी। पहले राउंड किए कोई 4-5, फिर किए 4-5, कोई 20 मिनट किए उन्हें, मतलब 4 राउंड। दोनों आतंकी हाल ही में ही इन्फिल्ट्रेट कर इस तरफ आए थे और दोनों ही आतंकी जो है वो पाकिस्तानी बताए जा रहे थे। आप देखिए कि किस तरीके से भारी मात्रा में सुरक्षा के डिप्लॉयमेंट जो है वो यहाँ पर की गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के टॉप ऑफिशियल जो है वो मौके पे मौजूद है। SSP कठुआ, DIG जम्मू कठुआ सांबा रेंज, उसके साथ साथ जो ADGP जम्मू है आनंद जैन, वो भी मौके पे मौजूद हैं। ये वो टॉप ऑफिशियल्स की वाहन है जिस पर आतंकियों की तरफ से फायरिंग की गई थी। 2 वाहनों पर आतंकियों की तरफ से फायरिंग की गई थी। आपको बता दें कि SSP कठुआ और DIG जो कठुआ रेंज थे उनकी जो वाहन थे उसके ऊपर फायरिंग की गई और यहाँ पे आप गोलियों के साफ तौर पे निशान जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं। We still have problem with our neighbor. And the problem with neighbor will not be solved by military action. Unless we talk to our neighbors, we will not be able to solve the problem that we have here. Because these terrorists are coming over the border and they continue to come. Whichever government tomorrow is in here, we'll have to still face the same thing. डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को आतंकवादियों के प्रति जो वो सहानुभूति जता रहे हैं वो बंद करना चाहिए और आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, इसका समर्थन करना चाहिए। सत्ता में अब बात राहुल गांधी के धर्म संकट की करते हैं। क्या वो वायनाड के लिए रायबरेली छोड़ेंगे? बड़ा सवाल। या फिर रायबरेली के वायनाड सीट का त्याग कर देंगे? उससे भी बड़ा सवाल। इसका जवाब कुछ दिनों में मिल जाएगा, लेकिन राहुल गांधी ने 2 दिनों में 2 बड़े सस्पेंस भरे संकेत दे दिए हैं। कल राहुल गांधी रायबरेली में थे। रायबरेली में प्रियंका गांधी पर बोलते बोलते अचानक उन्होंने चुप्पी साध ली।
जनता को लगा कि वो प्रियंका को लेकर कुछ बड़ा ऐलान करने वाले हैं, लेकिन राहुल ने सस्पेंस कायम कर दिया। आज लग रहा था कि राहुल गांधी वायनाड से कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, लेकिन आज वायनाड में भी राहुल गांधी ने अपनी सीट चुनने की कश्मकश को जनता के पाले में डाल दिया। अब क्या माना जाए कि राहुल गांधी रायबरेली से सीट छोड़ेंगे और प्रियंका वहां से चुनाव लड़ेंगी, या फिर राहुल वायनाड छोड़ेंगे और प्रियंका वायनाड से उपचुनाव में खड़ी हो सकती हैं? फिलहाल कुछ क्लियर नहीं है। वैसे तो रायबरेली और वायनाड के बीच 2000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी है, लेकिन सियासत का चुंबक ऐसा है कि इन दोनों सीटों को खींचकर एक ही परिवार के सियासी डिस्कशन में जा रहा है। पहले आप सुनिए कि राहुल गांधी ने कल रायबरेली में क्या कहा। यहां मेहनत की, 2-2 घंटे सोकर जो मेरी बहन ने रायबरेली में चुनाव में काम किया, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं प्रियंका का और आप सबका। एक और आइडिया है मेरे पास, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये आइडिया क्या है वो बाद में कब बताएंगे? लीजिए, हो गया ना सस्पेंस। वैसे आज वायनाड में भी राहुल गांधी ने अपने पत्ते नहीं खोले, बल्कि वो भगवान को बीच में ले आए और कह दिया कि प्रधानमंत्री की तरह भगवान मुझे गाइड नहीं करते हैं। राहुल उलझन में है और इस उलझन की कुंजी उन्हें नहीं मिल पा रही। Now I have a dilemma in front of me. The question is, will I be member of parliament of Wayanad or will I be member of parliament of Raebareli? Unfortunately, like the prime minister, I am not guided by God. In fact, for me it is much simpler. My God is the poor people of India. My God is the people of Wayanad. So for me it's very easy. I just go talk to the people and my God tells me what to do. I will commit to you is that both Wayanad and Raebareli will be happy with my decision. माना कि जनता जनार्दन है, लेकिन इस जनता जनार्दन ने तो दोनों जगह से चुना है। अब क्या करेंगे? उन्होंने तो कह दिया रायबरेली या फिर वायनाड। राहुल की सियासी मूवमेंट वाले इस सवाल पर फिलहाल कोई स्पष्ट फैसला सामने नहीं आ रहा है। अभी मंथन चल रहा है और कयास लगाए जा रहे हैं, और कयास अपनी उम्र पूरी होने तक कयास ही रहते हैं, कभी कंफर्म नहीं होते। वैसे शुरुआत में राहुल ने दलील दी थी कि वायनाड से उनका व्यक्तिगत रिश्ता बन गया और यह संभावना जताई गई थी कि वो वायनाड अपने पास रखेंगे और रायबरेली से प्रियंका को उपचुनाव लड़वा देंगे। लेकिन किंतु परंतु मगर इसके उल्टे समीकरण पर भी विचार चल रहा है। एक तर्क यह दिया जा रहा है कि अगर राहुल वायनाड नहीं छोड़ते हैं तो प्रियंका यूपी से उत्तर भारत में सक्रिय रहेंगी और रायबरेली से परिवार का रिश्ता भी बना रहेगा। वैसे भी अमेठी और रायबरेली की प्रचार की कमान प्रियंका गांधी ने ही संभाली थी। वैसे राहुल गांधी प्रियंका की सियासी शक्ति की खूब मार्केटिंग कर रहे हैं और लगातार पीएम मोदी पर कटाक्ष कर रहे हैं। कल रायबरेली में जो उन्होंने कहा, आज वही बात उन्होंने केरल में भी कह डाली। Election Commission designed the election to suit the Prime Minister's needs. Months of campaigning and the final election in Varanasi. And after all this effort, the Prime Minister barely escaped losing in Varanasi. The BJP lost in Ayodhya. They lost in Uttar Pradesh. And they lost because they were attacking the very idea of India. हालांकि राहुल गांधी के इस बयान को लेकर सियासी चिंगारियां खूब निकल रही हैं। बीजेपी ने इसका जवाब कैसे दिया है, यह भी आपको एक रील के जरिए दिखाते हैं। श्री राहुल गांधी जी ने बिल्कुल सही कहा, जनता का मन वहां पर प्रतिपक्ष को, लोकतंत्र को, इंडिया गठबंधन को और संविधान को बचाने के लिए इंडिया ब्लॉक को जिताने का था। देश में नरेंद्र मोदी जी को 292 सीट दिया है। राहुल गांधी जी को यह ध्यान रखना चाहिए। अरे हिम्मत है तो केरला क्यों भागे थे? अमेठी क्यों छोड़े थे? क्यों अमेठी से चुनाव नहीं लड़े थे? ये बात कही जा रही है
कि अगर कोई भी हैवीवेट वाराणसी से चुनाव लड़ा होता तो प्रधानमंत्री हार गए होते, क्योंकि मात्र 1.5 लाख वोटों से प्रधानमंत्री जीते हैं। तीसरी बार 100 का आंकड़ा न क्रॉस करने पर भी जिस प्रकार से अहंकार और घमंड में इतरा रही है, ये इसी के लक्षण है। पर सवाल तो प्रियंका जी की टीम और कैंप पूछेगी कि राहुल जी ने और राहुल जी की टीम ने प्रियंका जी को कोई भी चुनाव लड़ने से मना क्यों किया। सीधी सी बात है कि शुरुआती दौर में हम लोग देख रहे थे, अगर प्रधानमंत्री 1 या 2 राउंड के बाद 6223 वोट से पीछे थे तो ये अपने आप में संकेत है ना, जनता को अहंकार पसंद नहीं आता। खुद अमेठी से चुनाव लड़ने से भाग गए और रायबरेली जाकर उन्होंने चुनाव लड़ा, और अभी कौन सी चीज़ें निकल गई हैं। रायबरेली सीट छोड़ें, प्रियंका वाड्रा को लड़ा लें, हार जीत का पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और सत्ता में अब बात करते हैं ओडिशा में स्थापित हुई बीजेपी की नई सत्ता की, जिसका बनना अपने आप में कीर्तिमान है। और इस सत्ता का सीधा संदेश यह है कि पूर्व के तटीय राज्यों में बीजेपी का दबदबा बढ़ रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में मोहन चरण मांझी ने ओडिशा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ये पहली बार जब पूर्व के इन तटीय राज्यों में से किसी में बीजेपी का मुख्यमंत्री बना है। कैसे मोहन मांझी ने एक सरपंच से एक मुख्यमंत्री तक का सफर किया, इस पर एक विशेष कुंजी खोलेंगे। लेकिन पहले यह देखिए कि 2024 के चुनाव में ओडिशा के नतीजे किस तरह बीजेपी के पावरफुल परफॉर्मेंस और सत्ता का सबसे बड़ा सबूत है। 2014 में पीएम मोदी की लहर के बावजूद ओडिशा विधानसभा चुनाव में बीजेपी 147 सीटों में से सिर्फ 10 सीट जीत पाई, जबकि 2024 में बीजेपी 78 सीटें जीत पाई। यानी बीजेपी को 10 साल में 68 सीटों का फायदा हुआ है। इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि 10 साल में बीजेपी की सीटें 20 गुना बढ़ गई। 2014 में बीजेपी का वोट शेयर 18% था, जो 2024 में बढ़कर 40% के ऊपर हो गया है। यानी 10 साल में वोट शेयर 22% बढ़ गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में ओडिशा में बीजेपी ने 21 में से 20 सीटें जीती थी। ओडिशा में सत्ता का यह शिफ्ट अपने आप में एक केस स्टडी बन गया है। इस बात पर जबरदस्त चर्चा हो रही है कि कैसे आदिवासी वोटों के प्रभाव वाले राज्य में बीजेपी ने बीजेडी के लंबे शासन का दी एंड कर दिया है और एक महत्वपूर्ण राज्य में खुद को जड़ से स्थापित कर लिया है। इस बार तटीय इलाकों के जो नतीजे आए उनके लेंस से जब बीजेपी की कामयाबी को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस बार कैसे ओडिशा ने ही बीजेपी को कोस्टल इलाके का चुनावी चैंपियन बना दिया। पूर्वी दिशा में देश के 5 तटीय राज्य यानी पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और ओडिशा को मिलाकर बीजेपी ने 2014 में लोकसभा चुनाव में सिर्फ 6 सीटें जीती थी, जबकि 2024 में इन्हीं 5 तटीय राज्यों में बीजेपी ने 36 सीटों पर जीत दर्ज की। गौर करने वाली बात यह है कि इन 36 सीटों में से बीजेपी ने 20 सीटें अकेले ओडिशा से जीती हैं। यही तटीय इलाकों में बीजेपी की जीत का ओडिशा फैक्टर है। इस तरह बीजेपी की सीटें 500% बढ़ गईं। पिछले 5 महीने में पीएम मोदी 33 बार तटीय राज्यों के दौरे पर गए थे। इस क्षेत्र में बीजेपी के चुनावी जोश और पॉजिटिव नतीजों के पीछे यह भी एक बड़ा फैक्टर रहा। तटीय राज्यों में बीजेपी की बड़ी जीत के पीछे आदिवासी वोट फैक्टर। बीजेपी आदिवासी वोट खींचने के लिए लगातार पूरा जोर लगा रही है और उसे उम्मीद है कि आदिवासी कनेक्ट से उसे दूसरे राज्यों में भी बड़ा फायदा होगा। ओडिशा के उदाहरण को देखें तो ओडिशा में 22.8% आदिवासी आबादी है। 30-35 सीटों पर आदिवासियों का दबदबा है। बीजेपी को ओडिशा में 40% आदिवासी वोट मिला है। सिर्फ तटीय इलाके ही नहीं बल्कि इंडिया में भी बीजेपी को आदिवासी इलाकों में भर भर कर वोट मिले हैं। एक्सेप्शन इसमें मणिपुर है। इससे पहले मैं आपसे कुछ कह पाता, हूटर जी फिर आ गए स्पीड ब्रेकर लगाने। खैर, हमारी रील्स को शेयर करिए। नमस्कार।